तो ये सांख्यिकी का एक चैप्टर है, ठीक है। सांख्यिकी का एक चैप्टर है माध्य। आज इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। माध्य को एवरेज लिखा जाता है, कहीं कहीं इसको मीन भी लिख देता है, ठीक है। मीन का मतलब औसत होता है। तो सबसे पहले माध्य का परिभाषा हम लोगों को जानना जरूरी है कि माध्य आखिर है क्या, ठीक है। जैसे में बहुत सारा अंक होता है, 8, 9, 7, 6, इन सभी अंकों का अगर हमको एवरेज निकालने के लिए कहे या माध्य ज्ञात करने की, इस सभी का अंक एवरेज क्या होगा, दिए हुए संख्या का योग ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद उसी संख्या से यदि हम भाग दे देते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। ये बहुत आंकड़ों का एवरेज निकालने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसलिए माध्य की अगर परिभाषा हमसे अगर पूछा जाए तो कहते हैं कि प्रेक्षणों या संख्याओं का योग में योग को जब हम दी हुई संख्या से भाग देते हैं तो उसे माध्य कहते हैं। ये हम अपना मन से परिभाषा बनाए हैं जो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं देखो, प्रेक्षणों मतलब संख्याओं के योग को जब हम दी हुई संख्या की संख्या से भाग देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल में और अधिक समझ में, जैसे में ये हम अंक ले लिए हैं, ठीक है, 7, 6, 8, 9, 7, 6। अगर हमको इसका पूछ दे का माध्य बताए, तो इसका कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसका जो संख्या दी हुई क्या करा, प्रेक्षणों की संख्या मतलब संख्याओं का योग, मतलब जो संख्या हमको दिया हुआ है इस सभी संख्या का क्या करना है, योग मतलब क्या होता है, जोड़। इन सभी संख्या को जोड़ दिए और उसके जब हम दिया हुआ है इसकी संख्या मतलब इसको गिनने पर जो अंक आ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या अंक आ रहा है, 6। तो अगर इस अंक से हम अगर इसे भाग देते हैं तो इसका माध्य हमें क्या पता चल जाएगा, माध्य हमें पता चल जाएगा। जैसे मैं 7, 6, 13, 8, 21, 21, 9, 30, 7, 37 और 6, 43 बटा में कितना आ जाएगा, 6, और भाग देने पर निकलेगा 7, 6, 42, फिर 1 और 4, 6, 5, 6, 36, इतना इसका माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो माध्य का मान हमेशा क्या होता है, डेसिमल में ही आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो इसका कॉमन चीज है। इसके अलावा इसका कुछ पॉइंट है। देखिए माध्य को देखो, माध्य को एवरेज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एवरेज। इसीलिए माध्य को ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है, किया जाता है। माध्य को ए से सूचित किया जाता है। अब देखिए, तो ये समझ में आ गया होगा किससे होता है। अब इसके बाद इसका प्रकार, हम चूंकि हम लोग 10th में हैं तो इसके प्रकार के बारे में हम लोग को जानना होगा। 9वां में इसके बारे में शुरू से उसमें दिया हुआ गौण आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, तो वो 9वां का है। लेकिन ये 10th का जो है हमको यहाँ से स्टार्ट करना है आगे, तो हम इसको थोड़ा सा बताते हैं पीछे ले जा करके। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इतना लिख लो। अगर सिर्फ माध्य का अगर हम अंक दिया जाता है, चरमान क्या कहते हैं, तो इसको लिखते हैं चरमानों का योग, चरमानों की संख्या, ठीक। इसको कहीं कहीं पर यह भी लिखा जाता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। ये दोनों में से जिसका हम चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये था 9वां में। अब आगे चलते हैं हम लोग कि माध्य के प्रकार जो हमें 10th में पढ़ना है
वो हमें पढ़ना नहीं। इससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ लेते हैं। बहुत बार इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया जाता है कि 0 से 20 तक की अभाज्य संख्या का माध्य बताएं। क्या बताएं? 0 से 20 तक की अभाज्य संख्या का माध्य बताएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या मालूम है किसे कहते हैं? हाँ, याद है? किसको याद है? बता। गलत। अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या होता है जिसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 0 से 20 तक के बीच में कर रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछता है, कई बार पूछ चुका है। तो 0 से 20 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो कौन होगा? 2। पहली अभाज्य संख्या 2, इसी को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहता है। ये हम शुरू के क्लास में बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य सम संख्या एक ही होता है, कौन होता है? तो 2 होता है। अभाज्य सम संख्या की संख्या कितनी होती है? 1। अभाज्य सम संख्या की संख्या कितनी होती है? तो 1। लेकिन अभाज्य सम संख्या कौन होती है? तो 2 होती है। 2 को अभाज्य सम संख्या है। यह पूरे अंक पद्धति का एक ही ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या होते हुए भी कौन संख्या है? सम संख्या। तो 2 के बाद कौन हो जाएगी? 3। उसके बाद कौन हो जाएगी? 5। उसके बाद कौन हो जाएगी? 7। 9 होगी? नहीं होगी, क्योंकि 9 में 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी भाग लगता है। इसलिए 9 ने 11, 13, फिर 17 और फिर 19। ये हमारा कौन संख्या निकला है? अभाज्य संख्या, जो किसके किसके बीच में है? 0 से 20 के बीच में है। तो अब इन सभी संख्याओं का हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य। ये सभी संख्या को जोड़ दीजिए। 2, 3, 5, 7, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बटा में क्या गो संख्या होगा? 8 गो होगा। 4 गो, 4, 8 गो। तो ये भी याद रखना है कि 0 से 20 के बीच क्या गो अभाज्य संख्या है? 8 गो है। ये सब याद रखिए। अब इसको जोड़िए, अगर इसका माध्य निकालना है तो। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना जोड़ते हैं, सो देखिए कितना आसानी से बिना कहीं लिखे। 19 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 17 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 60। और उसके बाद देखो 3 2 5 5 10। अब जोड़ा गया सब, एक एक अंक बचा हुआ है। तो 30 से 30 60, और 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, और 70 में एक अंक जोड़ना है, कितने आ गया? 77 बटा में कितना? 8। इसका भाग देके अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 9 72, 5 बचेगा 0.8 6 45, 2 बचेगा, 8 दूना 16। मतलब इसका आंसर माध्य कितना हो जाएगा? 0 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या का माध्य कितना हो जाएगा? 9.62। बात समझ में आया? इसमें क्या क्या जानकारी मिल गई? अभाज्य संख्या कौन है? 0 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या कितना होता है? 8 गो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे सम अभाज्य संख्या कितने हैं? 1 है। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? 1 है। ठीक है। और सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। कौन पूछेगा तो 2, कितने पूछेगा तो 1। ठीक है। और इसका माध्य कितना आया? 9.62। इतना समझ में आ गया होगा? सवाल समझ में आ गया? ये चलो इतना हो गया। फिर इसका एक और दो तीन तरीका से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वो बताते हैं। चलिए लिखिए। 10th मतलब 10वीं वर्ग में हमें 3 प्रकार का माध्य पढ़ना होगा। ठीक है, 3 प्रकार का माध्य हमें पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना है समांतर माध्य। ठीक है, एक होता है कल्पित माध्य, या इसी को कहता है लघु रीति। ठीक है, इसी को कहता है। और तीसरा होता है पद विचलन विधि। ठीक है, ये हमको
पढ़ना है। समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि, ये 3 प्रकार का माध्य है जो हमें पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है, अब देखा गया है कि समांतर माध्य से बहुत ही कम पूछा जा रहा है विगत कई वर्षों से, पद विचलन विधि और लघु रीति से ही अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा माध्य का क्या है, प्रकार है। अब देखिए इसमें समांतर माध्य, समांतर माध्य जो अभी तुमको जो लिखाए हैं वही होता है समांतर माध्य, जो पढ़ाए हैं कि चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या को ही क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अभी तक अंक का माध्य निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अंक का या चरमान का, जैसे में 6, 7, 8, 9, 12, इसका माध्य हम लोग निकाले, तो इसको कहे हैं डायरेक्ट समांतर माध्य या माध्य हम लोग कहे हैं, औसत निकालना कहते हैं। लेकिन जब इसी को चरमान और बारंबारता के रूप में देता है, ठीक है, चरमान और बारंबारता के रूप में देता है, तब जो बनता है उसको कहते हैं समांतर माध्य। जैसे में चरमान को याद रखिए, चरमान को x से सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, x से, और बारंबारता को किससे सूचित किया जाता है, f से। ये नौमा में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि चरमान x है और बारंबारता f है। f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई अंक उस प्रेक्षण में, उस संख्या में कितनी बार आया है, इसी को कहा जाता है बारंबारता। क्या कहा जाता है, बारता। तो देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे मैं इसमें 2-3 कुछ और अंक ले लेते हैं, ये इतना अंक है, इसका हमको समांतर माध्य निकालना। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से बारंबारता, इसको कहते हैं बारंबारता सारणी कहते हैं। बारंबारता सारणी हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले चरमान, सबसे छोटा चरमान है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे छोटा चरमान कौन है, 6, उसके बाद कौन है 7, उसके बाद कौन है 8, उसके बाद कौन है 9, उसके बाद कौन है 9, 12, हाँ ठीक है, और उसके बाद कौन है 20 है। तो ये हो गया हमारा चरमान। अब इसकी बारंबारता कितनी है, तो हमको ये देखना, बारंबारता अभी क्या बताया कि ये अंक जो है इस पूरा श्रृंखला में कितनी बार आया। तो देखिए 6 कै बार आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो इस 6 की बारंबारता अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कितना जवाब देंगे, 3। 7 की बारंबारता बताइए आप लोग, 3 है, 3 बार आया है, ठीक है। 8 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 9 कितनी बार आया है, 9 यहाँ 1 है, उसके अलावा नहीं है, तो 1 हो गया। 12 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 20 कितनी बार आया है, 1 आया है। 20 आया है 1, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बारंबारता सारणी। इसी में देखिए नौमा वर्ग के लिए, इसी में देखिए, इसी में एक चीज बना देता है, मिलान चिन्ह। ये नौमा का चीज है, लेकिन यहाँ पर बता दे हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टैली मार्क। क्या कहते हैं, टैली मार्क। तो टैली मार्क केना लिखाता है, तो देखिए टैली मार्क जो लिखाता है, ये अलग बता देना है। 1 अगर अंक है तो इसका 1 सीधा दिया जाता है। 2 अगर है तो 2 गो डंटा, 3 है 3 गो, 4 है तो 4 गो डंटा, और 5 है तो 4 गो डंटा, और 1 गो इसका क्रॉस कर दिया जाता है। तो ये हो गया 5। अब इसके बाद अगर 6 लिखना है, 6 अगर लिखना है तो ये 5 इस प्रकार से हम लिख देंगे, और इसमें 1 गो लगा देंगे डंटा। अगर 10 लिखना है तो 2 गो ये 5 वाला सेट लगा देंगे। तो इस प्रकार से टैली मार्क इसका लिखा जा सकता है। तो ये 9th वर्ग के लिए, लेकिन अभी आप लोगों को जरूरी नहीं। तो हम बता रहे थे समांतर माध्य, तो समांतर माध्य को समझिए। तो देखिए अब क्या किया जाएगा, समांतर माध्य में ये चरमान है और ये हमारा बारंबारता, दोनों को हम क्या कर लिए, लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, चरमान को बारंबारता से गुना करेंगे। क्या करेंगे, चरमान को बारंबारता से गुना करेंगे। तो देखिए इसको लिख, या तो लिख के ना गुना कर लीजिए 6 गुने 3, और नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा 18। इसका गुना करेंगे
7 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 21। इसी प्रकार से सबका गुना कर लेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, 9 इकाई 9 और फिर 12 दूना 24 और फिर 20 इकाई 20। ये अब इसको क्या करना है, जोड़ना होगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इस योग को ये सिग्मा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, सिग्मा। ये जो हम W लिखे, ये जो W वहां लिखे, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं, सिग्मा। इसका मतलब ही होता है, इसका अर्थ होता है योग। इसका अर्थ क्या होता है, योग। तो इसको अब हम क्या करेंगे, किसको जोड़ रहे हैं, इस सिग्मा जो है वो किसका योग हो रहा है, एक्स एफ का। किसका हो रहा है, एक्स। तो इसलिए लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब इसको सबको जोड़िए। तो देखिए इसमें अलग लिख के नहीं जोड़िएगा, इसमें जोड़िए। यहीं पर पहला अंक जोड़िए, 0 4 4 हो गया, 9 13 4 17 1 18 और 8 26, 18 8 26 का कितना हो गया 6, हासिल कितना 2, फिर 2 हासिल 2 है तो 2 2 4 2 6, ये नहीं जोड़ना है, 6 2 8 2 10 और 1 11, ठीक है 116। अब देखिए उसके बाद बारंबारता को भी जोड़ना होगा। क्यों बारंबारता को जोड़ना है, क्योंकि चर मानों का योग बटा क्या होता था, चर मानों की संख्या। ये हम जोड़ेंगे ना तो ये जितना लिखा हुआ हो उतने अंक आएगा। देखो 3 3 6 3 9 1 10 2 12 1 13, और ये किसको जोड़े हैं, सिग्मा एफ को जोड़े। तो देखिए हमारे पास कितना आया, 13 आया है ना। अब इसको गिन कर देखिए 13 को पूरता है कि नहीं पूरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूर गया ना। तो नीचे में आ गया पूरा योग आ गया। तो इसीलिए अब समांतर माध्य का जो फॉर्मूला बनता है, लिखाता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, अब इसको 116 सिग्मा एफ एक्स का मान है, इसका मान कितना है 13। देखिए लिखने से बटा के सामने बराबर का चिन्ह दीजिएगा, ठीक रहेगा। अब इसको भाग दे लीजिए, 13 8 104, 13 नमा 104, 13 8 104, 8 फिर 12 बचेगा, 9 117, 3 बचेगा तो 13 दूना 26, 8.92 इसका क्या निकलेगा, समांतर माध्य निकलेगा। ठीक है, ये भी कई प्रकार का होता है। अभी तो हम यहाँ डायरेक्ट चर मान दिए, ये किस पर है, चर मान पर दिया हुआ, लेकिन इसमें भी होता है वर्ग अंतराल वाला। तो पहले चर मान वाला समझ में आ गया होगा, आ गया ना। तो चर मान वाला समझ में आ गया। अब एक सवाल इसी पर, वर्ग अंतराल जब दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जैसे में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। चलो इतना ही लेते हैं, ठीक है। और इसकी बारंबारता अगर दी हुई है, कुछ ले लेते हैं 7 3 4 2 और 4, ठीक है। तो इस प्रकार से ले लेते हैं और फिर हमको कहता है कि इसका जो है आप माध्य ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करें, अभी तो पढ़े हैं चरमान से माध्य कैसे ज्ञात। तो इसी प्रकार सबसे पहला नंबर की सीधा चरमान दिया है तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे, तो चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या। ठीक है, देखिए हर एक सवाल का अलग अलग तरीका होता है। एक ही सब में क्या निकालना है, माध्य ही निकाल रहे हैं, सब में माध्य ही निकाल रहे हैं ना, लेकिन क्या है सबका तरीका अलग अलग होता है ना। तो इसी प्रकार से इसका भी तरीका क्या होगा, अलग होगा। तो कैसे निकलेगा, इसमें तो हमको एफ मालूम है, बारंबारता में एफ, बारंबारता का मतलब एफ मालूम है, लेकिन एक्स मालूम है नहीं मालूम, तो वो एक्स हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि जैसे में 10 से 20
कि उच्च सीमा क्या है। क्या पूछेगा? उच्च सीमा। तो याद रखिए जो कम मान होता है, जो इसको कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं? निम्न सीमा। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं उच्च सीमा। क्या कहते हैं? उच्च सीमा। ठीक है। हर एक वर्ग अंतराल के लिए पहला वाला मान निम्न सीमा और इसको कहेंगे उच्च सीमा। तो हमको जो निकालना होगा उसको निकालना होगा, उसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। वाह, साक्षी को तो याद है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ये आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया। उच्च सीमा में निम्न सीमा जोड़ दीजिए, बटा में 2 से भाग दे दीजिए, तो वो आपका क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यही हमें चाहिए था। अभी f है हमारे पास लेकिन x नहीं है, तो यही x हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर x निकालते हैं, ठीक है, f तो है, x निकालते हैं मतलब वर्ग चिन्ह निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और दूसरे क्या करेंगे? भाग। तो 0 + 10 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा? 5। हम 1 2 कर दे रहे ताकि समझ में आ जाए कि हाँ कितना बनता है। और दूसरा 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 15। और देखिए 2 को निकाल लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ना जोड़ने का ना भाग देने की जरूरत पड़ेगा। ये कितना के अंतर हो रहा है? 10 का अंतर हो रहा है। तो अगला जो होगा वो भी कितना के अंतर पर होगा? 10। समय बचाना है तो एकदम दिमाग लगाते रहिए, गणित में जरूर दिमाग लगाइए, तभी आपका समय था। तो कितना अगला कितना हो जाएगा? 25। फिर अगला कितना हो जाएगा? 35। फिर अगला कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, आ गया ना? सबका निकल गया। ये आ गया समझ में? चलो, तो x का मान हमको क्या निकल गया? समझ में आ गया? निकल गया। अब इसको क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होता है? x गुने f करना। x गुने f करना। तो देखिए 7 को 5 से क्या करेंगे? 7 × 5 कितना होता है? 33 होता है। अच्छा 35 होता है ना, हम लोग गणित कमजोर है। अब 15 तिया कितना? 15 तिया 45। अब 25 चौका 100। वाह, भावना तो बहुत कमाल कैले है आज। 35 गुने 70। अब 45 चौके, अब बताओ 90। 45 को 4 से गुना करेंगे 180। कितना करेंगे? 5 चौका 20 हासिल 2, 4 चौका 16 2 18। आ गया? बुझने आ गया ना? वाह, इसलिए कहता है संग, इसलिए कहा जाता है संगत का असर होता है। इसको जोड़ लेंगे, चोर के संगत रखेगी तो चोरे बनेगी, शिक्षक के संगत में रहेगी तो अच्छा बच्चा बनेगी। देखिए तो 4 2 कितना हो गया? 6 4 10 3 13 7 20। ठीक, इधर क्या ज्ञात करेंगे? सिग्मा fx। अब इसको जोड़ के बताइए तो। देखिए मुरकट्टी जोड़िए। हाँ, जो गांव देहात में जोड़ता है, कितना जोड़ता है? बाबा सब नहीं हो पढ़ा लिखल, इतना गणित नहीं हो जानते, लेकिन तुरंत जोड़ के बता देते होंगे। बता देते हैं कैसे? तो दिमाग लगाते हैं। देखो 35 में 45 जोड़ेंगे कितना? 70 80 हो गया। अरे 35 में 45 जोड़ेंगे तो कितना? 80 हो जाएगा। 100, यहाँ देखिए 180, यहाँ 180 है तो ये 100 200 280, और 280 में 70 जोड़ेंगे तो 280 में 70 जोड़ेंगे तो 350, और 350 में 80 जोड़ेंगे तो कितना? 430। नहीं तो ना, अगर नहीं जोड़ने आएगा तो सही से जोड़ लेते हैं। जितना जोड़ है, जितना सीखे हैं, हो सकता है तुम लोगों का दिमाग वैसा नहीं चले, लेकिन जितना जो आता है नहीं थे। ये 0 पहला अंक सबको जोड़ो, 0 0 0 5 आ गया, 5 10 के 0 हासिल कितना? 1। अब सबका दूसरा अंक जोड़ो, हासिल 1 है तो 8 1 9 9 7 16, यहाँ 0 है, 16 4 20 20 3 23, हासिल कितना? 2। अब तीसरा अंक यहाँ है 1, यहाँ 1 2 हो गया, और 2 हासिल है, कितना आ गया? 4 430 आ गया। अब बस वही समांतर माध्य का फॉर्मूला, सिग्मा fx बटा सिग्मा f।
तो इस बराबर में क्या लिखेंगे 430 बटा 20, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 दूना 42.5। ये इसका समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना रानी? चलो चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया था। इस प्रकार से जो है आप माध्यम से सवाल को बना के लाइएगा। पिछले क्लास में जो है कल्पित माध्य के बारे में, समांतर माध्य के बारे में पढ़ा दिए थे। समांतर माध्य चल रहा था और आज जो है उसी का एक दूसरा माध्य है। समांतर माध्य को कभी कभी जो है समांतर माध्य को प्रत्यक्ष विधि भी लिख देता है। प्रत्यक्ष विधि का माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, उस दिन बताया था कि माध्य को जो है माध्य 3 प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, माध्य जो है वो 3 प्रकार से पूछा जाता है। एक तो हो गया हमारा समांतर माध्य, इसी माध्य को जो है हम लोग प्रत्यक्ष विधि का माध्य भी कहते हैं। लेकिन इसके बाद होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, इसमें इसका अर्थ होता है कि इसमें एक मान जो होता है वो कल्पना करके लिया जाता है। इससे पहले आप लोग जो है समांतर माध्य का जो है आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें समांतर माध्य के साथ साथ बहुत सारे चीजों को समझाया गया है कि वर्ग अंतराल क्या होता है, चरमान क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, संचय बारंबारता क्या होता है, ये सब चीज के बारे में इसमें बताया गया। क्योंकि वो जानकारी रहेगी उसके बाद ही आप कल्पित माध्य बना सकते हैं। साथ ही साथ समांतर माध्य में जो प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रकार से समांतर माध्य का प्रश्न पूछा जाता है, वो सारी विधियां और उस पर आधारित प्रश्नों को बताया गया है। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य के लिए हम लोग एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं। एक वर्ग अंतराल सवाल से समझते हैं, पहले सवाल को समझ लेते हैं, फिर उस पर आधारित उससे फॉर्मूला जो बनेगा वो समझते हैं। जैसे में हम सवाल ले लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और इसका बारंबारता हम ले रहे हैं 8, 7, 6, 2, 3। ये इसकी बारंबारता ले लिए और इसको कहे कि इसको जो है कल्पित माध्य विधि से आप इसको माध्य निकाल के दिखाइए। तो देखिए बारंबारता को f से सूचित किया जाता है। ये पिछले क्लास में बता दिया गया है कि बारंबारता को किससे सूचित करते हैं, f से। अब इससे आगे हमने निकाला था विचलन निकाला था, जिसको x से सूचित करते हैं। ठीक है, ये होता है इन दोनों का योग बटा 2 कर देना, मतलब वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं वही निकाला जाता है। तो इन दोनों का अगर वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो है वर्ग चिन्ह, ये बताया है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है। तो ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अगर नहीं तो ना समझ के लिख लीजिए 10 प्लस 0 बटा में 2, ये हो गया आधा। अगला है 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 30 का आधा करेंगे तो 15। अब सबको जोड़ करके नहीं करना है, अब क्या करना है कि देख लेना है कितना का अंतर है, इसका पदांतर कितना है, पदांतर कहते हैं वर्ग का अंतर कितना है, तो 10 का अंतर है। तो इसमें सब में 10 जोड़ जोड़ के लिख देना। तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 35, 10 जोड़ेंगे तो 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। तो ये हमको निकल गया, ये हो गया। अब इसके बाद विचलन इसमें निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक मान जो है, इसको मिटा देते हैं, ये लिखा चुके हैं पिछले क्लास में। तो इसमें एक मान कल्पना कर लिया जाता है, कल्पित माध्य ए। ठीक है, तो इसका ए जो होता है वह आपके x के वैल्यू में से कोई ठीक बीच वाला, ये ठीक बीच वाला मान जो होता है वह a का मान होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ सकते हैं आप लोग कि जैसे में यहाँ तो ठीक बीच में एक निकल रहा है अंक, इसलिए ले सकते हैं।
लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें ऊपरों 3 गो हो जाएगा, नीचे भी 3 होगा, तब उस स्थिति में क्या लेंगे? तो उस स्थिति में हम ये भी ले सकते हैं या नीचे से भी ये भी ले सकते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर हम अभी ए का मान कितना ले रहे हैं? 25। कितना लिए? 25। अब इस पर अब इसको निकालेंगे, विचलन निकालेंगे। डी का मतलब है क्या होता है? डेरी, इसको विचलन हिंदी में इसको लिखते हैं। तो चूंकि अब आगे इसको निकालेंगे x माइनस ए करके, क्या निकालेंगे? x माइनस ए निकालें। ध्यान से सीखिए, क्योंकि इसका जो अगला विधि है पग विचलन विधि, वह इसी के थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके बनता है, तो इसलिए इसको ध्यान से सीखना जरूर। अब x माइनस ए, तो x का मान क्या है? 5, और a का मान क्या है? a का मान हम ये मान चुके हैं कितना? 25। ठीक है, तो 25। उसके बाद फिर अगला है 15 माइनस में कितना? 25। फिर अगला है 25 माइनस में 25, फिर 35 माइनस में 25, और फिर 45 माइनस में 25। मतलब सभी x के मानों में से हमको a का मान को क्या करना है? घटा लेना। अब इसको हम घटाते हैं तो हमको कितना आता है? -20। इसको घटाते हैं तो -10, इसको घटाते हैं तो 0, इसको घटाते हैं तो 10, और इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? 20। ये आ गया। अब देखिए, अब निकालना जाता है x, अब जो गुना करेंगे f इंटू डी, क्या गुना करेंगे? f इंटू डी। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे में एनसीईआरटी किताब में दिले रहता है एफ आई डी आई या एक्स आई दिया हुआ है, तो ये क्या है? जब हम i का मान 1 से लेके n तक लेते हैं तब लिखा जाता है एफ आई डी आई एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट मान दिया हुआ है, इसलिए हम सोचे f ले रहे हैं, d ले रहे हैं और x ले रहे हैं। अब इसको गुना कर लेंगे तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 20 को 8 से गुना करेंगे तो -160, बगल में लिख लो 20 गुने में कितना? 8। ठीक है, अगला है 7 गुने -10, तो ये हो जाएगा -70। फिर अगला है 6 गुने 0, या इसको हम या 0 करेंगे, 6 किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अगला है 2 गुने 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 20। फिर अगला है 3 गुने 20, तो कितना हो जाएगा? 60। तो अब इसको निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी उस दिन भी बता चुके हैं कि ये जो सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। ये यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है अर्थ? जोड़ना। ये यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़। ठीक है, तो इसलिए इसका ये यहाँ पर बड़ा सिग्मा लग गया, ताकि इसका मतलब हुआ कि सभी को हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, माइनस वाला को जोड़ लेंगे तो 130, 160 में 70 जोड़ेंगे तो 130, और प्लस में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। ये प्लस वाला है दोनों, इसलिए प्लस में लिखे, ये दोनों वाला माइनस में है तो ये दोनों माइनस में जोड़ के माइनस में लिख दिए। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -50। ठीक है, और उसके बाद किसको जोड़ते हैं? बारंबारता को तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फल तो बारंबारता को जोड़ेंगे। 3 2 5 6 11 7 18 7 3 2 5 6 11 और 7 18 18 8 कितना हो गया? 26। ठीक है, अब देखिए, तो कल्पित माध्य मान जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, जो हम कल्पना किए सबसे पहले उसको लिखिए ए, और उसके बाद सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ठीक है, ये लिख लेना है। अब इसी में अब सबका मान लिख लीजिए। ए का मान हमारा कितना है? 25, प्लस एफ डी का मान कितना है? -50 और प्लस इसका मान कितना है? 26। इसको जो है भाग दे करके तभी इसमें जोड़ना है। अगर यहाँ पर भिन्न का जोड़ अगर कर लेते हैं तो वो सवाल गलत हो जाता है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें भाग दे लीजिए। अगर 26 से 25 में 50 में अगर भाग देते हैं तो 26 से कहीं 26, 14 से बच जाएगा दशमलव, तो यहाँ एक 0, 24 बचेगा।
तो यहाँ पर 2 18, 26 को 9 से गुना कीजिए, नहीं बेसी हो जाएगा, 8 से गुना कीजिए, 8 से 48, 4 8 दूना 16 4 20, 8 से 48 4 8 दूना 16 4 20, 9 से गुना कीजिए तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18 5 23, ये तो लग गया 234। ठीक है, मतलब इसका मान अप्रॉक्स 1.9 आ रहा है। इसको घटाएंगे 6 बचेगा, 0 बैठेगा 1.91 है। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे 25 प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, इसका मान कितना है 1.91। अब इसको घटाना है, तो यहाँ पर घटाव भी बहुत बच्चा गलती कर लेता है। ये घटाओ दशमलव वाला, जिसको आता है दशमलव वाला घटाओ उसको तो ठीक है। तो इसको समझ लीजिए एक बार फिर से, कितना आएगा आंसर तुम लोग बताओ तो। इसका आंसर 24। देखो गलती है, 25 लिख लिए। इस यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है 2 अंक है, तो इसलिए इसके आगे दशमलव के आगे 2 को 0 बैठा लेंगे। ठीक, अब उसके बाद दशमलव के पहले वाला अंक पहले और दशमलव के बाद वाला अंक दशमलव के बाद। यहाँ 10 यहाँ से हासिल दे देंगे तो 10 में से 1 गया था कितना 9, आई हो जाएगा 9 में से 9 गया था 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 में से 1 गया था 3, 23.09। तो इसका आंसर आ गया 23.09। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कल्पित माध्यमान हमको प्राप्त होता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि सवाल जो दिया हुआ रहेगा आपको एनसीईआरटी के किताब में, भारतीय भवन की किताब में, आलोक की किताब में, हर एक 10th के मैथ जो भी है उसमें 3 प्रकार के माध्य का प्रचलन है और उस रहेगा ही। तो आपको परीक्षा में भी पूछा जाता है, कभी दे देता है कल्पित माध्य, इसी को कभी कभी लघु रीति माध्य भी कहा जाता है। जैसे भारतीय भवन की किताब में इसको देखिएगा तो लिख देता है लघु रीति माध्य। ठीक है, तो बात यही है इसको बनाना है, और इसी से एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो बन जाएगा पद विचलन विधि माध्य। और ये परीक्षा में एकदम इंपॉर्टेंट रहता है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये आपको 10 नंबर का जरूर ही निश्चित रूप से आ जाता है। एगो लॉन्ग में रहेगा, 4-5 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दे देता है। ठीक है, तो ये कल्पित माध्य समझ में आ गया। चलिए माध्य की जो तीसरी विधि है पद विचलन विधि का है, या इसको कहा जाता है पद विचलन विधि। विचलन विधि, ठीक है, इसको अब समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये कल्पित विधि और पद विचलन विधि दोनों का प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, देखिए इसलिए हम इस सवाल को चेंज नहीं किए, न मिटाए, इस पर समझ लीजिए और उसके बाद फिर सवाल को लेकर चलते हैं। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता अपना मन से माने हुए, और इसका जो x का जो वैल्यू निकालना है वो निकाल चुके हैं, मतलब दोनों को जोड़कर इसका वर्ग चिन्ह निकाल चुके हैं। निकाले d निकाले, x में से a को घटा करके a बता चुके हैं। a क्या है विचलन है, जिसको डेविएशन कहते हैं। ठीक, कोई भी मतलब वर्ग चिन्ह के ठीक बीच वाला मान को हम लेकर के इसे बना सकते हैं। ठीक, d निकाल लिए सबका, और उसके बाद f d कर लिए, मतलब f को d से गुना कर लिए, बारंबारता को डेविएशन से गुना बाद में इसमें करेंगे। इसमें सबसे पहले इसके बाद क्या होगा कि इसमें d डैश ज्ञात करना होता है। देखिए ये d डैश क्या है, विचलन में भी, विचलन में जब इसके वर्ग अंतर से भाग देते हैं, ठीक है, तो हमें इसका विचलन प्राप्त होता है। तो इसीलिए लिखा जाता है d/l। ठीक है, d/ क्या l, तो l क्या है, तो l जो है इन दोनों की लंबाई, क्या है इन दोनों की लंबाई। तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, जैसे में आया हमको d का मान कितना है 20, यहाँ के लिए कितना है -20, और l का मान कितना होगा, इसका अंतर कितना का है 10 का, 10 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 10, तो इसलिए 10। फिर अगला क्या है
-10 और इसका अंतर क्या है 10। फिर ये क्या है 0 बटा में कितना 10, ये 10 बटा 10, ये 20 बटा 10। तो अब इसको देखिए, ये 10 गुना -2, 10 इकाई, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, और ये 10 गुना कितना 20। तो अर्थात हमको जो मान आया इसको काटने पर वो क्या आया -2 आया, यहाँ -1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ तो लिखा हुआ ही है 0 आया, यहाँ 1 आया, और यहाँ क्या आया 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है इस मानक विचलन को ही, ठीक है, थोड़ा सा गुना करना है, किससे बारंबारता से FD'। ठीक है, अब देखिए बारंबारता 8 और इसका D' का मान 2, तो ये हो जाएगा -16। ठीक, अगला है ये हो गया 7 को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -7। ये हो गया 6 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, डायरेक्ट लिख देते हैं, और 2 इकाई 2 और 3 दूना 6। अब इसको सबको क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, मतलब ये गुना करने के बाद इन सभी का योग निकालेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 16 7 कितना हो जाएगा -23, और जोड़ वाला अंक है 6 2 8, तो ये घट के कितना आ जाएगा -15। कितना आया -15, और ये तो निकाला हुआ। तो पद विचलन माध्य का जो फॉर्मूला होता है A+L इंटू सिग्मा FD' बटा सिग्मा F। ठीक है, तो इसमें मानक विचलन कितना था, छूट गया था, लिखा हुआ पहले से था, A बराबर 25, ये माना गया। A का मान कितना है 25 प्लस L का मान कितना 10, L का मान कितना हो जाएगा 10। इसको लिख लीजिए वर्ग लंबाई, वर्ग इसका लंबाई है 10, गुने इसका मान कितना है -15 और इसका मान कितना है 26। ठीक, अब देखिए 25 गुने नहीं 25 जो 150 बटा कितना है 26। अब इसको भाग दे लेते हैं, अगर 26 कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है, 8 को 2 से गुना किया तो 16, 7 को -1 से गुना किया तो 7, 6 को 0 से गुना किया तो 2 से गुना कर लिए और 3 से गुना कर लिए। ठीक है, 6 16 7 23 हो गया और 6 2 8 हो गया -15। ठीक है, अब इसको आ गया, अब 26 से भाग दिली तो 26 चौक 144 होता है। तो ये बचेगा 6.52, यहाँ 0 तो 26 दूना 52 8। तो आ गया आपका मान 4। इसको अगर दो अंक अगर तक लेते हैं तो 26 दिए 36 18 3 6 7 4.23 आया। ठीक है, तो इसको हम अगर बनाते हैं तो 25 माइनस कितना भाग आया था 4.23 दुआ हाँ 3। ठीक है, 4.23। ठीक है, तो अब इसको अगर हम घटाते हैं तो 25 में से 4.23 अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया 7 आई 20, तो ये हो जाएगा आपका 20.77
इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पग विचलन विधि माध्य। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। अगर दिक्कत जो समझ में नहीं है उसको कमेंट कीजिए, फिर इसको दूसरा सवाल लेकर के फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था आज माध्य का। इस पर आधारित प्रश्न जो है वह कल से शुरू हो जाएगा। आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। और जो चीज नहीं समझ में आए तो उसे जरूर कमेंट में लिखे, ताकि उसको जो है दूर करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं वह उसी से पता चलता है कि हाँ क्या आपको हमको फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे अगले वीडियो के साथ। चलिए अब जो है माध्य में जो है संक्षिप्त में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है, इसको सांख्यिकी भी कहते हैं। इसके मापक जो है 3 है। ठीक, पहला है माध्य, पहला माध्य है, पहला माध्य। दूसरा हो गया माध्यक कहिए, या इसको माध्यिका भी लिखा जाता है। और तीसरा होता है बहुलक। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। ठीक, संचयी एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है कि संचयी बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता के वक्र को त्वरण कहते हैं। ये त्वरण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेकम, त्वरण भी पहला हो जाता है से कम, और दूसरा होता है से अधिक। ठीक, एक वीडियो इस पर भी बनेगा आप लोगों को। ठीक, अगला है, अब जो है हम लोग जो आज पढ़े हैं उसका संक्षेपण समझ लेते हैं। माध्य, माध्य को 3 प्रकार से बताएं। माध्य को एवरेज भी कहा जाता है, औसत, इसीलिए इसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो जाता है कि माध्य 3 प्रकार के हैं। एक समांतर माध्य है, ठीक है, इसको प्रत्यक्ष विधि माध्य भी कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि माध्य भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, तो ये हो जाता है जब क्या कब होता है कि जब वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है और बारंबारता दिया हुआ रहता है तब। यहाँ इसमें ये भी जानकारी रखिए, एफ क्या है, तो एफ बारंबारता है, और एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह है। क्या है, वर्ग चिन्ह है, और इसका फॉर्मूला डाला हुआ है। और सिग्मा तो अभी तुरंत बताया, सिग्मा जो है वह ये सिग्मा है जिसका अर्थ जोड़ना होता है। ठीक, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है इसी का, माध्य का। जब चरमान दिया हुआ रहता है, चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या। ठीक, तो ये हो गया माध्य के बारे में। चरमान हम लिख दिए हैं, कहीं पर इसको प्रेक्षण भी लिखा जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझने के लिए जरूरी है। अगला बताए हैं, आज पढ़ाए हैं कल्पित माध्य, माध्यमान या कल्पित विधिमान। तो इसका फॉर्मूला बताए हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, जहां देखिए यहां पर हम ए का एक एफ का मान एफ लिख दिए, एक्स लिख दिए,
क्यों लिख दिए? ताकि अगर भूल भी जाते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तो आप लोगों को तुरंत समझ में आए कि एफ क्या है यहाँ पर। ये तो सिंबल है ना, एफ क्या लिखा हुआ है? तो एफ क्या है? बारंबारता। क्या है ये? बारंबारता है। एक्स क्या है? तो वर्ग चिन्ह है। और सिग्मा क्या है? मतलब उसका जोड़ है। क्या है? जोड़। मतलब इन दोनों को गुना करके उसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो इसीलिए गणित है, तो गणित में अधिकतर सिंबल का ही प्रयोग किया जाता है, नहीं तो लिखा जाएगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए गणित का निर्माण है। सांख्यिकी का मतलब की है बड़े बड़े आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में जोड़ लेना। ठीक है, तो इसीलिए इसी को सांख्यिकी कहा जाता है। अब आगे इसमें समझ लेते ए क्या है। तो ए जो है बताए थे आप लोगों को कि वर्ग चिन्ह के ठीक बीच का मान, ये ना बोले थे? ठीक, बीच का मान, जहां ए बराबर, उसके बाद सिग्मा आप दोबारा तो नहीं लिखे, एफ नहीं लिखते हैं। और डी क्या है? डी को विचलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचलन। ठीक है, डेविएशन इसको कहा जाता है। तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब ए तो जानकारी है ही, ये क्या है सो, और एक्स क्या है सो यहाँ लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाएगा। एक्स क्या है? वर्ग चिन्ह है। ठीक, क्या है? वर्ग चिन्ह है। और ए क्या है? वर्ग चिन्ह के ठीक बीच का मान। मतलब वर्ग चिन्ह के मान में से वर्ग चिन्ह में से वर्ग चिन्ह का मान को हम ठीक बीच के मान को हम अगर घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विचलन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विचलन। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कल्पित माध्य इतना है। तो ये जो है अभी इसका संक्षिप्त माध्य जो पढ़ा है उसका संक्षिप्त रूप में एक जगह फॉर्मूला, उसका निचोड़ जो है हम आप लोगों को लिख दे रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आपका एक प्रकार से बुझे कि फॉर्मूला का नोट्स बन रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स। जैसे क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है संचय बारंबारता के वक्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? त्वरण। अब ये जानकारी होनी, त्वरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक से कम और एक से अधिक। उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने हैं? क्वेश्चन पूछेगा कितने हैं, तो 3 है। कौन है? माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। ठीक है, इसी तीनों का हम अध्ययन अभी कर रहे हैं और लगातार अभी करते रहेंगे। ठीक है, देखिए चलो अब देखो इसमें एक माध्य बचा हुआ है। 2 माध्य के बारे में तो बता दिए, समांतर माध्य और कल्पित माध्य के बारे में बता दिए। अब एक है अगला जो था लिखे थे, तीसरा था पद विचलन विधि माध्य। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला लिखे थे ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ठीक है, यही फॉर्मूला लिखे थे। अब इसमें क्या है? ए तो यहां मालूम है क्या है, डी भी मालूम है क्या है, लेकिन यहां पर एल है एक नया शब्द। एल जो है वह वर्ग या कहे उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा ले तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल प्राप्त हमें हो जाएगा। ठीक है, एल है। और उसमें डी डैश है एक नया शब्द। डी डैश क्या है? तो डी बटा एल है। मतलब इसी विचलन में, मतलब ये जो विचलन है, इस विचलन में जब हम एल से भाग दे, एल क्या है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा करके जो भाग दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? डी डैश प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद जानवे यहाँ लिख ही दिया है, एल यहाँ लिखा हुआ, एफ बता ही मालूम ही है, एफ क्या है? बारंबारता है। डी क्या है? तो डी विचलन है। डी कहां से प्राप्त होता है? तो एक्स में से ए को घटाने का प्राप्त होता है। एक्स क्या है? तो एक्स यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग चिन्ह है। ठीक है, और ए क्या है? तो वर्ग चिन्ह के ठीक बीच का मान को हम क्या कहते हैं? एक्स। इस प्रकार से तीनों माध्य जो है वो एक दूसरे से क्या है? संबंधित होता है। एगो का फॉर्मूला याद रखिए, उसी के साथ सारा फॉर्मूला याद हो गया। एक की बनाने की विधि याद रखिए, दूसरा तीसरा। एक पहला बन गया, समांतर माध्य निकालने आ गया तो दूसरा माध्य निकालने आ जाएगा, कल्पित माध्य निकालने आ जाएगा। फिर कल्पित जिसको आ गया वह पद विचलन विधि से माध्य। तो सब क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे
तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अभी जैसे में कुछ बच्चे क्लास में हैं और तू सब बाहर है, तो तुम ये जो हम पढ़ाए शुरू से समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पद विचलन माध्य, तुम अभी देखिए नहीं देखिए, तो इसका असर अभी तुम्हें पता चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पढ़े तो चल। लेकिन जब परीक्षा में बैठे हुए रहेंगे और क्वेश्चन पूछ देगा कि पद विचलन विधि से बना है, तब जाके समझ में आएगा कि काश उस समय हम क्लास में अगर बैठे रहते तो हमें आज ये सवाल 5 अंक का मिल जाता। तो इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा। अखनी तुम जितना मेहनत करेगी उतना ही तुमको उतना अच्छा नंबर आएगा और उतना ही तुम्हारा सुनहरा भविष्य। अगर अभी तुमको नींद लग रहा है तो याद रखो, अभी 6 घंटा यदि तुम पढ़ नहीं सकती है तो तुमको एक समय आएगा कि 12-14 घंटा तक तुमको काम करना पड़ेगा। अगर ये तुमको अगर देखना है तो तुम लोग मम्मी से सीखो, जिसकी मम्मी हाउसवाइफ है, सुबह से लेकर शाम तक करती तो अपने परिवार के लिए ही है, लेकिन करती है ना। लड़के को देख लो, अगर अखनी ढंग से नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो क्या करेंगे? माता पिता उसको भेज देंगे नौकरी कमाओ, नहीं पढ़ने में मन लगेगा। ज्यादातर बच्चे को तो यही किया जाता है, नहीं पढ़ता है जो मन से, उसको भेज देता है 10वां के बाद, मैट्रिक के बाद जाता है कमाने के लिए, उस पर पारिवारिक बोझ डाल दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। क्यों कहा जाता है? इस गोल्डन लाइफ को तुम संवारो। ठीक है, चलिए जैसा भी हुआ आप लोग जो है देख लीजिएगा, इसको हम डाल देंगे, देख लीजिएगा और सवाल जो है कल बनाइएगा। अगर नहीं बने तो कल पूछेगा, ऐसे कल सवाल शुरू हो जाएगा। कल जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए।